हेलो एवरीवन। यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप पांडे और आज जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की एक न्यू सीरीज। यूपी पीसीएस के एग्जाम में सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। इसी क्रम में वर्ष भर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए हाजिर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। ये आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर 4 साल में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। 18वें एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था वर्ष 2018 में। और ये कहाँ संपन्न हुआ था? इंडोनेशिया में। 18वां एशियन गेम आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अभी देखिए 19वां एशियन गेम संपन्न हुआ है वर्ष 2023 के दिसंबर में। तो आपसे एक वर्ष पीछे और एक वर्ष आगे का भी अक्सर कमीशन पूछा करते हैं कि ये गेम कहाँ पर आयोजित हुआ। तो इसी कारण से देखिए 19वां एशियन गेम्स हांगझोउ चाइना में आयोजित हुआ और इससे पिछला इंडोनेशिया में। और अगला एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए जापान में आयोजित होगा 20वां एशियन गेम। जापान में कब आयोजित होगा? 2026 में। देखिए हर 4 वर्ष पे एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है। तो 18वां एशियन गेम्स हो रहा है 2018 में। अब अगला एशियन गेम होना है 2022 में। लेकिन कोविड टाइम के कारण इस एशियन गेम्स को आगे पोस्टपोन किया गया और इसका आयोजन हो सका 2023 में। तो एशियन गेम्स 2023 से संबंधित कुछ छोटा सा एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में 19वें एशियन गेम्स में भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन थे? तो दो संयुक्त लोग हैं, हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हैं और लवलीना बोरगोहेन ये संबंधित हैं बॉक्सिंग से। देखिए मेल और फीमेल की जोड़ी में ये भारत का ध्वज लेकर ये लोग चले हैं, भारतीय ध्वजवाहक। कौन कौन? हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन। और देखिए अगला जो एशियन गेम्स है हमारा 20वां एशियन गेम्स, अब ये बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेगा। तो 2022 से ही जोड़िए तो 4 साल बाद यानी 2026 में 20वें एशियन गेम्स का आयोजन होगा। कहाँ होगा? जापान में होगा। एक एक करके सारे फैक्ट्स फिर से रिपीट कर लीजिए। देखिए 2018 में हुआ 18वां एशियन गेम्स, 2023 में 19वां एशियन गेम्स और अगला जो एशियन गेम होगा 2026 में वो कहाँ होगा? जापान में। और देखिए दो नाम आपको याद कर लेने हैं, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, भारत का पहला सर्जिकल रोबोट। पहला, जहां पर भी देखिए पहला शब्द आ गया ये ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह भारत का पहला, पहली बार कोई नई खोज हुई, कोई नया काम हुआ, कोई नए पद पर कोई व्यक्ति आसीन हुआ। तो इस तरह के जो फैक्ट होते हैं ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला सर्जिकल रोबोट, देखिए एक रोबोट के द्वारा सर्जरी को अंजाम दिया गया। तो भारत का भी पहला सर्जिकल रोबोट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस में आपको 4 विकल्प देकर पूछा जा सकता है। भारत का पहला सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, एसएसआई मंत्रा। ये एसएस फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। एसएस फाउंडेशन द्वारा विकसित भारत का पहला सर्जिकल रोबोट। और देखिए इसकी और खास बात क्या है कि ये पूर्णतः भारत में निर्मित है। पूर्णतः भारत में निर्मित भारत का पहला सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा। अगला देखिए, विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में ये वन्य अभ्यारण्य चर्चा में रहा। किस कारण से चर्चा में रहा? यहाँ हाल ही में पहली बार बाघ देखा गया। देखिए ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में तो पहली बार बाघ देखा गया। तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है? यहाँ इससे पहले इस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ नहीं देखा गया कभी भी। यहाँ पास ही में स्थित है जिम कार्बेट और राजाजी
नेशनल पार्क। और विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए यहाँ पे पहली बार बाघ देखा गया, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको केवल इस अभ्यारण्य का नाम ही याद रहेगा, ये कहाँ स्थित है, इतना ही पर्याप्त है। देखिए हम लोग बिल्कुल शॉर्ट्स में करंट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपके ऊपर करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा लोड रहता है, तो हम जो भी करंट आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल शॉर्ट में, जितना शॉर्ट संभव हो सकता है, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्योंकि देखिए ये पूरी तरह, ये जो सीरीज है हमारी, ये पूरी तरह पीटी एग्जाम पे केंद्रित है, तो बिल्कुल शॉर्ट में, बेवजह की कोई भी चीजें इसमें सम्मिलित नहीं की गई हैं। जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केवल और केवल उन्हीं का समावेश इसमें किया गया है। तो देखिए अगला चौथा हमारा जो टॉपिक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? फसाई, FSSAI। ठीक है, तो देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सेफ्टी इंडेक्स, कौन सा फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और ये क्रम कौन सा है? छठवां फूड सेफ्टी इंडेक्स राज्यों के लिए जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? FSSAI। इसी को देखिए हम लोग आम बोलचाल भाषा में फसाई भी बोलते हैं। FSSAI द्वारा इसको जारी किया गया। कब? अक्टूबर 2024 में। अभी 2 महीने पहले की ही ये न्यूज है, तो अक्टूबर 2024 में इसको जारी किया गया। अब देखिए आपसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछ सकता है? टॉप थ्री राज्य इसमें कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। केरल ने देखिए लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। और एक बहुत ही इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश हमारा किस नंबर पे आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश आ रहा है 14th नंबर पे, 14वें नंबर पे, 14th। यूपी किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी? तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब? अक्टूबर 2024 में। टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हुए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बायोप्लास्टिक पार्क। बायोप्लास्टिक पार्क क्या होता है? देखिए ये ऐसा प्लास्टिक है जो जैविक चीजों से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है बायोप्लास्टिक। यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, जैसे कि गन्ने से। तो इसीलिए देखिए इस बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में, यूपी स्पेशल में। आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। कौन बनाएगा इसको? इसको बनाने का जिम्मा दिया गया है बलरामपुर चीनी मिल को। बलरामपुर चीनी मिल द्वारा बनाया जाएगा लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। ये एक जैविक प्लास्टिक होगा, इस संबंध में आगे शोध किया जाएगा और बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा। अगला देखिए, भारत विदेशी और घरेलू साझेदारों की मदद से कई सेमीकंडक्टर संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। सेमीकंडक्टर इस पूरे वर्ष चर्चा का बहुत ही विषय रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं, उनमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। और विश्व का अधिकांश सेमीकंडक्टर जो है वो उत्पादन कहाँ होता है? तो ताइवान में होता है। और आप लोग जानते हैं चीन और ताइवान के बीच तनातनी चल रही है, और इसी कारण से पूरे विश्व पर सेमीकंडक्टर की सप्लाई का संकट पैदा हो रहा है। तो इसी क्रम में भारत ने भी देखिए अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तो देखिए भारत जो है सेमीकंडक्टर संयंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिनमें शामिल है कौन कौन? देखिए 2 जगह गुजरात में, धुलेरा और साणंद। धुलेरा और साणंद गुजरात में सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। और मोरीगांव असम में। असम और गुजरात, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, 2 स्टेट हैं जहां पर सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाए जाएंगे। और देखिए इसके अलावा भारत ने यूएस यानी अमेरिका के साथ
सुरक्षा सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टरों का जो उत्पादन करना है उस संबंध में समझौता किया है। अमेरिका जो है, अमेरिकी अंतरिक्ष बल यूएस स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने में मदद कर रहा है। देखिए इसी से संबंधित और यहाँ फैक्ट हैं। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में अन्य साझेदारों में शामिल है वेदांता समूह, फॉक्सकॉन। देखिए फॉक्सकॉन कौन है? ये प्रसिद्ध ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है। फॉक्सकॉन एक समूह है जो ताइवान की एक कंपनी है या ताइवान का एक ग्रुप है जो प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है, और वेदांता समूह भारत का ही है। और देखिए इसमें टाटा टाटा टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, भारत ने अमेरिका के सहयोग से शक्ति नामक अपना पहला अर्धचालक निर्माण संयंत्र, अर्धचालक इसको सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, अर्धचालक निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो देखिए फॉर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। देखिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये वर्ड इसमें क्यों डाला गया है? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इसी तरह से अभी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, यही वर्ड देके। सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन होगा, इसके लिए प्लांट होगा, तो क्या हो गया? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत स्थापित कर रहा है और अमेरिका के सहयोग से स्थापित कर रहा है, और इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका शक्ति। शक्ति, ये नाम भी बिल्कुल आपको याद रखना है। तो देखिए अमेरिका के सहयोग से भारत इसका निर्माण कर रहा है, अर्धचालक निर्माण संयंत्र है। ये शक्ति विशेष क्यों है? देखिए ये इसमें इस योजना के तहत जो अर्धचालक निर्माण किया जाएगा वो भारत की सुरक्षा जरूरतों को लेकर है। भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को लेकर बहुत ही सजग है, तो इसी कारण से देखिए भारत ने यूएस का सहयोग प्राप्त करते हुए अपने एक विशेष सुरक्षा को समर्पित अर्धचालक निर्माण संयंत्र का निर्माण प्रारंभ किया है। अगला देखिए, भारत का पहला, देखिए फिर से आ गया पहला, जहां भी पहला आएगा इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। कौशल भारत केंद्र, कौशल भारत केंद्र हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में देखिए, स्किल इंडिया सेंटर, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? SIC, स्किल इंडिया सेंटर, कौशल निर्माण केंद्र। तो देखिए कहाँ खोला गया है भारत का पहला? तो ये खोला गया है उड़ीसा में। बस आपको इतना ही फैक्ट याद रखना है। देखिए प्रीलिम्स टारगेट सीरीज है, क्योंकि 2 दिन बाद ही आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है यूपी पीसीएस की। उसी संबंध में देखिए आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इन फैक्ट्स को बिल्कुल नोट करिए कॉपी पेन लेकर। कहाँ खोला गया है? उड़ीसा में, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर। अगला देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसी वर्ष का है। इसका आयोजन देखिए कहाँ हुआ है? ये हुआ है दुबई यूएई में। यूएई कहाँ स्थित है? तो सॉरी, दुबई स्थित है यूएई में। यूएई देखिए एक ये गल्फ कंट्री है। तो यूएई में इस बार का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित हुआ है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शामिल हुए। इनके अलावा अन्य देशों के 20 राष्ट्राध्यक्ष भी इस समिट में शामिल हुए। देखिए ये एक समिट की जाती है, सभी विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनका एक सम्मेलन है। इस सम्मेलन में विचार किया जाता है लोकतंत्र पर, शासन की प्रणाली पर। इसी समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है मिनिमम गवर्नमेंट, न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नेंस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस समिट में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का उल्लेख किया गया है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ये संपन्न कहाँ हुई? यूएई में। अगला देखिए, भारत की पहली, देखिए फिर से आया भारत की पहली
भूतापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ प्रारंभ हुई? लद्दाख की पूगा घाटी में। केवल लद्दाख भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। लद्दाख की पूगा घाटी में भारत की पहली भूतापीय परियोजना, भूताप का प्रयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसी को कहते हैं भूतापीय विद्युत परियोजना। भूताप का प्रयोग कैसे? जैसे कई जगहों पर भूमिगत गर्म जल प्राप्त होता है, गर्म जल के झरने प्राप्त होते हैं, उसी गर्म जल का प्रयोग करते हुए बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसी को कह रहे हैं क्या? भूतापीय विद्युत परियोजना। तो देखिए ये है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, पहली, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर भी आएगा पहली, भारत की पहली, राज्य की पहली, कोई पहला पद, कोई पहला व्यक्ति, कोई भी काम जो पहली बार हो रहा है बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना। देखिए अभी बीपीएससी में ही एक सवाल पूछा गया है पहले के ही क्रम में कि भारत का पहला साहित्यिक शहर यूनेस्को द्वारा किसे घोषित किया गया? तो कोझिकोड को घोषित किया गया। कोझिकोड। देखिए क्यों पूछा गया कोझिकोड? करंट अफेयर्स में बच्चों के परेशान होने का कारण ये है कि न्यूज तो डेली बहुत सारी आ रही है, तो बच्चे कितना न्यूज कवर करें? तो हमें इसमें यही देखना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए कि जो हमारे कमीशन है वो किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं जो विशेष रूप से चर्चा में रहे, वो हमारे लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हीं को हमें देखना चाहिए। तो देखिए इसी क्रम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके हम लोग आए हैं। तो देखिए भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख की पूगा घाटी में। और देखिए इदाशीशा नोंगरांग कौन है? ये मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी। देखिए पहली महिला डीजीपी बनी, ये हो गया इंपॉर्टेंट, पहली महिला डीजीपी इनको नियुक्त किया गया है, किनको? तो इदाशीशा नोंगरांग, मेघालय पहली महिला डीजीपी। महिलाओं के क्रम में देखिए जहां भी किसी भी क्षेत्र में प्रथम महिला की नियुक्ति हुई तो वो पॉइंट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बीपीएससी में ही पूछा गया है कि बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा कौन नियुक्त हुई है? तो देखिए जहां भी इस तरह की नियुक्ति हुई या महिला, देखिए भारत सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। तो इसी क्रम में जहां भी किसी महिला की नियुक्ति होती है किसी भी पद पर, देखिए प्रथम महिला राष्ट्रपति हो या प्रथम महिला राज्यपाल हो, वहां से क्रम से जोड़ते हुए देखिए किसी भी अन्य पद पर भी प्रथम महिला की नियुक्ति हुई तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। अब आप कहेंगे सर दिवस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस ये अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में दिखाऊं तो यूपी पीसीएस में कितनी बार सुमेलित करने के क्रम में ये दिया हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, दूसरे कॉलम में डेट्स दे देगा और आपको सुमेलित करना होगा। तो देखिए ये 4 दिसंबर को मनाया गया है, अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर। अगला देखिए अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास। अग्नि वॉरियर बस आपको इतना याद रखना है कि किन किन देशों के बीच हुआ है। तो ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास। अग्नि, एक है अग्नि और एक है वॉरियर। भारत है अग्नि और सिंगापुर है वॉरियर। सिंगापुर वॉरियर, इस तरह से याद रखिए भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास हुआ है। कब हुआ है? नवंबर 2024 में। अगला देखिए सिनबैंक्स एक्सरसाइज। ये सिनबैक्स एक्सरसाइज ये एक विशेष प्रकार का एक्सरसाइज है। ये देखिए क्यों विशेष है? भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना, यहां तक तो ठीक है। आप कहेंगे दो सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास हुआ है, ये युद्धाभ्यास नहीं है, ये है टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप, टेबल टॉप एक्सरसाइज का क्या मतलब है? टेबल टॉप एक्सरसाइज का मतलब है कि एक मेज पे बैठ के आराम से बातचीत की गई है, अपनी जो युद्ध रणनीतियां हैं उनको साझा किया गया है, आगे भविष्य में युद्ध के लिए हम किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इस पर बातचीत की गई है। तो यही है टेबल टॉप अभ्यास। सिनबैक्स किसके किसके बीच है? तो भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में। देखिए कंबोडिया को विशेष रूप से हाईलाइट करिए,
भारत का तो भारतीय सेना तो है ही, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच सिनबैक्स एक्सरसाइज, सिनबैक्स एक्सरसाइज भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच टेबल टॉप अभ्यास है ये। इसका पहला संस्करण ये आयोजित किया गया है 1 दिसंबर 2024 को। ये है पहला संस्करण, पहला होने के कारण ही इसको आपके इस सीरीज में समाहित किया गया है। पहला संस्करण है भारत और कंबोडियाई सेना के बीच सिनबैक्स एक्सरसाइज टेबल टॉप अभ्यास। अगला देखिए अभ्यास एक के AIKYA अभ्यास 1 2024 एकीकृत आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई। कब? सितंबर 2024 में। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के बीच आयोजित हुआ है। NDMA और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के बीच आयोजित हुआ अभ्यास 1 के। ठीक है, अगला देखिए ओशन 24। देखिए ओशन 24 ये युद्धाभ्यास अभी चर्चा में रहा है। रूस और चीन के बीच एक व्यापक नौसैन्य अभ्यास किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान सागर में आयोजित किया गया है। देखिए ये चाइना है और यहाँ पे स्थित है जापान, यही है जापान सागर। रूस और चीन के बीच हुआ है संपन्न ओशन 24। देखिए ओशन 24 इस युद्धाभ्यास को क्यों यहाँ समाहित किया गया है? बहुत सी युद्धाभ्यास बार बार पूछे जाते रहे जिनके नाम आप लोगों को लगभग याद हो चुके हैं। ये एक नए प्रकार का युद्धाभ्यास है, इसीलिए देखिए ओशन 24 रूस और चीन के बीच। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण JMT अभ्यास 2024 ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, ज्वाइंट मैरीटाइम 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 से जानिए ये नौसैन्य अभ्यास है। ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज देखिए किसके किसके बीच हुआ है? भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन में आयोजित। कब? अक्टूबर नवंबर 2024। JMT युद्धाभ्यास बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की वायुसेना के बीच। समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार, मालाबार युद्धाभ्यास बहुत ही चर्चा में रहता है। कारण क्या है? ये 3 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और अधिकांश कमीशन द्वारा बार बार इसको पूछा जाता रहता है। तो देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया और इसमें भारतीय नौसेना के अलावा USA, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान 3 देश और भी हैं। देखिए कौन कौन से? US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन तीनों देशों की सेनाओं ने भी भाग लिया भारतीय नौसेना के साथ मालाबार युद्धाभ्यास 2024 में। ठीक है, इन पॉइंट्स को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। भारतीय नौसेना और इनके अलावा US, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। तो देखिए इसमें आंध्र प्रदेश का उल्लेख क्यों किया गया है? आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कथन कारण देकर या तथ्यों के रूप में देकर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कितने गलत हैं। तो ये पूछा जाता है कि इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस बार देखिए मालाबार 2024 का जो आयोजन है वो किया गया आंध्र प्रदेश में, यानी कि भारत में ही इसका आयोजन किया गया है। अगला देखिए नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डे देखिए इसी दिन 2 दिसंबर को ही भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो भोपाल गैस कांड के पीड़ितों की याद में ही उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और आगे पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए देखिए 2 दिसंबर का दिन चुना गया है। 2 दिसंबर को ही मनाया जाएगा नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, अगला देखिए मिखाइल कावेलाशविली, मिखाइल कावेलाशविली ये कौन है? ये जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं।
जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि ये इन्होंने किसकी जगह लिया है, तो देखिए इन्होंने किसकी जगह लिया है, सलोमे जुराबिच-विली। ये जॉर्जिया की इनसे पहले राष्ट्रपति थी और इनके बारे में खास बात क्या है, ये जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सलोमे जुराबिच-विली जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट सलोमे जुराबिच-विली। अब इनकी जगह किसने ले ली है, तो मिखाइल कावेलाशविली हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अगला देखिए, 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये है राहुल नार्वेकर। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ ऑफ द टॉपिक जो चीजें बहुत चर्चा में न रही उनकी पूछे जाने की संभावना रहती है कमीशन द्वारा। तो देखिए 15वीं महाराष्ट्र की जो विधानसभा गठित हुई है, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो राहुल नार्वेकर चुने गए हैं। अब महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भी जान लीजिए, ये कौन है, ये है सीपी राधाकृष्णन। देखिए बहुत ही चर्चित नाम नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल इसके पूछे जाने की संभावना है। और मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस हैं ही, ये आप लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल विशेष रूप से याद रखिए सीपी राधाकृष्णन। 15वीं महाराष्ट्र की जो विधानसभा गठित हुई है उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो राहुल नार्वेकर है। ठीक है, अगला देखिए फैक्ट, फ्रेंकोइस बायरू, ये कौन है, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री वैसे भी इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। देखिए इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रेंकोइस बायरू हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। तो इमैनुअल मैक्रों ने ही फ्रेंकोइस बायरू को नामित किया है, इन्होंने ही अपना तीसरा प्रधानमंत्री नामित किया है। देखिए इनसे पहले कौन थे, मिशेल बार्नियर। किनसे पहले, फ्रेंकोइस बायरू से पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री थे मिशेल बार्नियर। तो एक विवादास्पद बिल आया है 2025 का बिल, जिसके कारण मिशेल बार्नियर जो है इनकी सरकार गिर गई। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रेंकोइस बायरू को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, अगला देखिए, 2024 के लिए देखिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात हो रही है। इंदिरा गांधी पुरस्कार, पुरस्कारों की सीरीज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो देखिए 2024 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, वर्तमान में ये चिली की राष्ट्रपति नहीं है। और ये कौन है, प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है, मिशेल बेचेलेट। मिशेल बेचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए, इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया गया है, मिशेल बेचेलेट। इस पॉइंट को बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचेलेट को। इनके बारे में कुछ तथ्य और जान लीजिए कि ये है चिली की पूर्व राष्ट्रपति। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तट पर एक देश है चिली। चिली की पूर्व राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया वर्ष 2024 का। अगला फैक्ट देखिए, अमारा राजा इंफ्रा ने लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया है। भारत का पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त करने का स्टेशन है। कहाँ बनाया गया है, लेह में। किसके द्वारा बनाया गया है, अमार राजा इंफ्रा। अमार राजा बैटरी से इसको आप लिंक कर सकते हैं। अमार राजा इंफ्रा ने लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। ये है पॉइंट नंबर 24, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024। ये किसको प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार। क्योंकि ये रतन टाटा जी से संबंधित है इसलिए इसको आपको याद रखना है। प्रसिद्ध उद्योगपति हमारे भारत के रहे,
मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार। अगला देखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार कौन से क्रम का है? तो तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 ये नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस द्वारा किसको दिया गया है? उड़ीसा के हैं ये अनिल प्रधान, उड़ीसा के अनिल प्रधान को दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार वर्ष 2024 का। ये तीसरा पुरस्कार है, नैयर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान जी को, उड़ीसा से ये संबंधित है। अगला फैक्ट देखिए, फेमिना मिस इंडिया, 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 ये मुंबई में आयोजित हुआ और इस महत्वपूर्ण सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार निकिता पोरवाल कहां से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण सौंदर्य प्रतियोगिता है। ये आयोजित कहां हुई? मुंबई में आयोजित हुई। ठीक है, निकिता पोरवाल आप लोग नाम बिल्कुल याद रखेंगे। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान वर्ष 2023 के लिए देखिए, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्देशक कौन? राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान 2024 ये हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यास लेखिका कौन है? ममता कालिया। ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, ममता कालिया, इनको प्रदान किया गया है उदयराज सिंह स्मृति सम्मान 2024। हिंदी की ये प्रसिद्ध कथाकार हैं और उपन्यास लेखिका भी हैं, तो इनको ममता कालिया को 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 ये आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिड़ला जी को प्रदान किया गया है। राजश्री बिड़ला जी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष हैं। बत्तीसवां एजुत्थान पुरस्कार किसको दिया गया? केरल सरकार का ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, प्रसिद्ध लेखक एन.एस. माधवन को प्रदान किया गया है। एन.एस. माधवन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एजुत्थाचन पुरस्कार? क्योंकि केरल सरकार का ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये टॉप सम्मान है केरल का, केरल राज्य का। एन.एस. माधवन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरला पुरस्कार 2024 ये उपन्यास है अस्थि शपथ। अस्थि शपथ के लिए ओडिया लेखिका सरोजिनी साहू को प्रदान किया गया है। ये ओडिया या ओडिशा की एक लेखिका है, ओडिया भाषा है ओडिशा की। ओडिया लेखिका सरोजिनी साहू को सरला पुरस्कार 2024 इस उपन्यास के लिए, अस्थि शपथ उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। वायलर पुरस्कार 2024, वायलर पुरस्कार ये देखिए उपन्यास है काटोर्क दाबू। उपन्यास काटोर्क दाबू के लिए मलयालम लेखक हैं अशोकन चारुविल। अशोकन चारुविल मलयालम लेखक, इनका उपन्यास है काटोर्क दाबू। इस उपन्यास के लिए इनको वायलर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राफेल नडाल बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, महान टेनिस खिलाड़ी, कहां से संबंधित है? स्पेन से। पुर्तगाल का पड़ोसी देश फ्रांस और स्पेन, तो देखिए स्पेन से ये संबंधित हैं राफेल नडाल।
डेविस कप 2024 के बाद इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के कारण इस वर्ष ये चर्चा का विषय है, उन्होंने अपने कैरियर में कुल कितने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में पुरुष एकल खिताब जीते हैं? देखिए कुल 22, कुल 22 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। इनके नाम राफेल नडाल के नाम, ये स्पेन से संबंधित हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। डेविस कप 2024 हाल ही में संपन्न हुआ, जिसके बाद इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया। मैक्स वर्स्टैपेन, ये मैक्स वर्स्टैपेन ये संबंधित किससे हैं? फार्मूला 1 रेसिंग से। मैक्स वर्स्टैपेन लगातार चौथे वर्ष इन्होंने फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। लगातार चौथे साल भी ये फार्मूला 1 के विजयी रहे हैं। मैक्स वर्स्टैपेन। तैयब इकराम, तैयब इकराम देखिए कौन व्यक्ति हैं? लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष इनको चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारतीय हॉकी संघ भी चर्चा में रहा है, इसी कारण से देखिए इंपॉर्टेंट है। तैयब इकराम है अध्यक्ष किसके? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, और इससे पहले भी यही अध्यक्ष थे। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए इनको चुन लिया गया है अंतरराष्ट्रीय महासंघ का अध्यक्ष। अगला देखिए बाला देवी। बाला देवी ये कौन है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, ये पहली भारतीय और महिला खिलाड़ी है। और किस गेम की खिलाड़ी है? फुटबॉल की। पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बाला देवी। इन्होंने क्या कीर्तिमान हासिल किया है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली ये पहली महिला है। ये पहली महिला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली। फुटबॉल खेल से संबंधित बाला देवी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। अगला पॉइंट देखिए दीपा कर्माकर, ये मशहूर जिम्नास्ट है, त्रिपुरा की महिला जिम्नास्ट है, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। इन्होंने खेलों से संन्यास की घोषणा की है, जिस कारण से ये एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। एक तो पहली महिला है, ऊपर से पहली महिला जिम्नास्ट हैं और भारतीय हैं। कौन? दीपा कर्माकर। इन्होंने घोषणा कर दी है खेलों से संन्यास की, खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये संबंधित है त्रिपुरा राज्य से। राज्य को याद रखना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि इन जिम्नास्ट खिलाड़ियों का संबंधित राज्य भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला फैक्ट देखिए 34वां व्यास सम्मान। व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार ये गाहे बगाए हर 1-2 वर्ष में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा ही जाता रहता है। तो देखिए सबसे पहले जानिए ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? सम्मान किसको प्रदान किया गया है? ये फैक्ट तो आप लोग याद कर लेते हैं। ये भी जानिए ये सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। और अब देखिए किसको प्रदान किया गया, किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? तो लेखिका है सूर्यबाला जी। सूर्यबाला जी को प्रदान किया गया है। उपन्यास कौन सा है उनका? कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। इस उपन्यास के लिए लेखिका सूर्यबाला को पुरस्कार प्रदान किया गया है, व्यास पुरस्कार। और देखिए सूर्यबाला, इनके विषय में और थोड़ा फैक्ट जानिए। इनका जन्म हुआ है यूपी के वाराणसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पिछला व्यास सम्मान भी जानते रहिए, पिछला व्यास सम्मान यानी 33वां, क्योंकि ये क्रम है 34वां। तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था पुष्पा भारती जी को, पुष्पा भारती को। उनके किस उपन्यास के लिए? तो यादें यादें। उपन्यास का नाम क्या है? यादें यादें। इसी उपन्यास के लिए पिछला व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था। अब 34वां व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया है? सूर्यबाला जी को, उनके उपन्यास कौन देश को वासी के लिए। सूर्यबाला जी यूपी के वाराणसी से संबंधित हैं और ये व्यास पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।
फिर देखिए देश का पहला क्या संविधान संग्रहालय, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? सोनीपत, सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सोनीपत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री और सांसद नवीन जिंदल इस दौरान मौजूद रहे। संग्रहालय में 75 वर्षों की संवैधानिक यात्रा को प्रदर्शित किया गया। कहने का मतलब एक संविधान संग्रहालय बनाया गया है, इसमें हमारी संवैधानिक यात्रा जो रही इतने 75 वर्षों की, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। संविधान से जुड़े हमारे जो आदर्श हैं उनको हमारे आने वाली पीढ़ी जाने, इसी कारण से देखिए संविधान संग्रहालय बनाया गया है। ये देश का पहला संविधान संग्रहालय है, इसी कारण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ उद्घाटन हुआ है? सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला और अंतिम फैक्ट आपका आज है उत्तर प्रदेश का बजट। अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी के बजट से संबंधित सवाल आपने नहीं किए हैं तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश का बजट हम लोग देख लेते हैं। राज्य के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। उत्तर प्रदेश का बजट जो है ये पेश किया गया था 5 फरवरी 2024 को। किस सत्र के लिए? तो 2024-25 के सत्र के लिए, 2024-25 के सत्र के लिए। और देखिए इसके बाद से 2 बार अनुपूरक बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया जा चुका है। अनुपूरक बजट क्या है? बजट तो पेश किया गया फरवरी 2024 में, उसके बाद अगर सरकार को और पैसों की जरूरत होती है तो उसके लिए अनुपूरक मांग, अनुपूरक अनुदान या अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो ऐसा 2 बार किया जा चुका है। अभी हाल ही में दिसंबर माह में ही अनुपूरक बजट दूसरी बार पेश किया गया है। तो हम अनुपूरक बजट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की। तो देखिए राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फरवरी 2024 में विधानसभा में कितने अमाउंट का बजट पेश किया? यूपीपीसीएस द्वारा कई बार सीधे सीधे कथनों के रूप में आपसे अमाउंट पूछ लिया गया है, इसी कारण से अब अमाउंट का उल्लेख करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और ये अमाउंट आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए अमाउंट क्या है? 7 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ ये मोटा मोटा आपने याद किया, एग्जैक्ट देख लीजिए 7,36,437 करोड़, 7,36,437 करोड़ या 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फरवरी 2024 में। देखिए ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। और पिछला वर्ष जो था, वर्ष 2023-24 के लिए तो राज्य का बजट कितना था? 6,90,000 करोड़, 6,90,000 करोड़ या मोटा मोटा कह लीजिए 7 लाख करोड़ से थोड़ा कम था। इस बार बजट करीब करीब 7.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। 7,36,437 करोड़ का बजट अब तक का उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट 2024। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यूपी बजट से संबंधित। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में देखिए 6,06,802 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां। कहने का मतलब बजट में देखिए हमें कितना पैसा प्राप्त होने वाला है और कितना सरकार खर्च करने वाली है, इसी का लेखा जोखा कहलाता है बजट। तो बजट में आपको बस ये बताया जा रहा है कि जो 7,36,000 करोड़ का बजट है इसमें हमें ये 2 प्रकार की प्राप्तियां कुल इतने अमाउंट की होने वाली है। और देखिए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि कई कमीशन द्वारा सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजस्व घाटा है वो जीएसडीपी का कितने प्रतिशत है। तो बस ये प्रतिशत को याद रखिए,
वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राजस्व घाटा जो है वो उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है, इसी को हम कहते हैं स्टेट जीडीपी, राज्य का जीडीपी। हिंदी में क्या कहेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीएसडीपी। उत्तर प्रदेश का जीडीपी या स्टेट जीडीपी या सीधे सीधे कहिए जीएसडीपी, इस जीएसडीपी का 3.46% है। क्या है ये है राजकोषीय घाटा। 3.5% का उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। देखिए फरवरी 2025 में फिर से सरकार अपना बजट पेश करेगी वर्ष 2025-26 के लिए। अभी वर्तमान में बजट जो है वो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। बजट में कुल 6,06,802 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां, 1,14,531 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां, इतना पैसा सरकार को प्राप्त होने वाला है। और राजकोषीय घाटे का भी अलग से आपको उल्लेख कर दिया गया है 3.46%। इसको बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, 3.46% राजस्व घाटा है। ये प्रतिशत किस अमाउंट का है, तो स्टेट जीडीपी का 3.5% लगभग राजस्व घाटा अनुमानित है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से देखिए आपके टॉप 40 करंट अफेयर्स आज कंप्लीट होते हैं। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए। हम इसी तरह के और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आगे भी आपके लिए चलाते रहेंगे, लेकिन वो डिपेंड इसी पे करेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कितना रहता है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आपके लिए ही हम यहाँ पर खड़े हैं। अब बिल्कुल ये सीरीज कंटिन्यू इसी क्रम में चलेगी और डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स आपको पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे। थैंक यू।